सो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? बढ़िया। आज हमारे पास एक सवाल नहीं है। आज हम एक टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। और आई थिंक ये इस टॉपिक को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे हेल्प क्या होता है कि हम डिफरेंट फंक्शंस को और डिफरेंट कर्व्स को, उन फंक्शंस के ग्राफ्स को बेसिकली विजुअलाइज कर पाते हैं। और ये चीज़ उन दोनों कर्व्स के बीच का एंगल, उन दोनों के बीच का एंगल हमें उस विजुअलाइजेशन में मदद करता है। तो बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं कि ये हमारा 2D स्पेस। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तुम्हें मेरे चैनल के सारे कैलकुलस वीडियोस देखने पड़ेंगे। उसके बाद तुम्हें मैंने जितने भी फंक्शंस, ग्राफ्स, डेरिवेटिव, जितने भी वीडियोस बना रखे हैं इन सब टॉपिक्स पे, वो सब देखना पड़ेगा, तभी जगह तुम्हें समझ में आएगा। ये रहा हमारा 2D स्पेस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और हमारे पास दो फंक्शंस है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। एक्चुअली ऐसा दिखता है, एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा दिख रहा है और जी ऑफ एक्स कुछ ऐसा दिख रहा है। दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज जी ऑफ एक्स। हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच के एंगल को। लेट्स कॉल दिस थीटा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस तो नहीं है, ये दोनों है कर्व्स। यानी जिस पॉइंट पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर स्लोप थोड़ा सा डिफरेंट कुछ होगा इन दोनों का। फिर वहाँ से थोड़ी सी ही अगर हम आगे जाए तो वहाँ पे स्लोप थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यानी अगर हम इतने बड़े एरिया में इस एंगल को मेजर करने जाए तो ये जैसे जैसे हम इस दोनों कर्व्स में आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे इस एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अब करे क्या? सोचो दिमाग लगाओ खुद से भी। अच्छा देखो, बात क्या है कि यहाँ पर जब हम एंगल की बात करते हैं बिटवीन टू कर्व्स, तो इसका मतलब बेसिकली है कि जिन पॉइंट से ये कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, हम उसी पॉइंट पे उस एंगल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि यहाँ पर जिन पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर उस पॉइंट से अगर हम इन दोनों कर्व्स पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर ले, एफ ऑफ एक्स पे कोई कुछ ऐसा दिखेगा और जी ऑफ एक्स पे ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए, और ये रहा थीटा, इन दोनों का बीच का एंगल। हम इस एंगल को मेजर करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल की एक वेल डिफाइंड वैल्यू चाहिए। लेकिन अगर हम प्योरली कर्व्स के ऊपर एंगल को मेजर करना चाहे तो यहाँ तो एंगल की वैल्यू वेल डिफाइंड है ही नहीं। इस डिस्टेंस पे कुछ वैल्यू है, इस डिस्टेंस पे कुछ वैल्यू है, इस डिस्टेंस पे कुछ और वैल्यू है। वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है ना। हम कैसे कर सकते हैं ऐसा? हम इसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बात करना चाहते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि हम आखिर बात करेंगे कैसे। जल्दी से अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और वीडियो के इस टाइम स्टैम्प को टैग करो और बोलो कि इसके बाद हम करने की बात है। इन 3, 2, 1 कर लिया। अब देखो, बात क्या है कि हमें अभी तो डायरेक्टली नहीं पता कि ये एंगल है क्या, लेकिन हमें कुछ एंगल्स के बारे में ज़रूर पता है। हमें इस वाले एंगल के बारे में पता है और इस वाले एंगल के बारे में पता है। ये दो टेंजेंट्स जो है, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड के साथ जो एंगल क्रिएट कर रहे हैं, हमें उन दोनों एंगल्स के बारे में पता है। अब तुम शायद से बोलोगे सर कैसे पता है? देखो, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के ऊपर टेंजेंट्स है। यानी इनका जो स्लोप होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट्स कॉल दिस पॉइंट x1, y1। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों स्ट्रेट लाइंस इन दोनों कर्व्स के ऊपर टेंजेंट्स है। यानी इनका जो स्लोप होगा इन स्ट्रेट लाइंस का, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन दोनों कर्व्स का डेरिवेटिव होगा। यही तो डेरिवेटिव का डेफिनेशन है ना, ग्राफिकल डेफिनेशन। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा क्यों हो रहा है ऐसा, तो तुम्हें अगेन मेरे पिछले वीडियोस को देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ उन सब वीडियोस में मैंने इन सब टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। हमें ये एंगल भी पता है, ये एंगल होगा इस ग्राफ का, इस कर्व का, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी प्राइम ऑफ एक्स। इस एंगल की अब देखो, इस एंगल की वैल्यू जी प्राइम ऑफ एक्स नहीं होगी,
इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप की वैल्यू जी ऑफ एक्स होगी। अगर हम इस एंगल को फाई 1 मान ले और इस वाले एंगल को फाई 2 मान ले, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है। वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड के साथ जो एंगल क्रिएट कर रहा है उस एंगल का tan वैल्यू उसका स्लोप होता है। यानी बेसिकली जी प्राइम ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी tan ऑफ फाई, सॉरी जी प्राइम ऑफ एक्स एट x1 y1, इसकी वैल्यू होगी tan ऑफ फाई 2। और f प्राइम ऑफ x एट x1 y1, इसकी वैल्यू होगी tan ऑफ फाई 1। ये बेसिक चीज़ें तुम्हें बिल्कुल पता होनी चाहिए। आई थिंक शायद से मैंने की बात अभी तक बात नहीं की कि आखिर किसी स्ट्रेट लाइन का वैल्यू tan फाई या tan थीटा वगैरह क्यों होता है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है होने वाली समझने में इसको, क्योंकि देखो ये मेनली है 10th और 9th का टॉपिक। सो आई डोंट थिंक अभी इस सब के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है। खैर, हमें ये दोनों एंगल वैल्यूज पता है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव क्या होता है पता है हमें। चाहिए एंगल, तो एक काम क्यों ना करते हैं हम, हमें एंगल, हमें स्लोप पता है। स्लोप इज tan फाई ओवर 2, जो कि जी प्राइम ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू है। तो एक काम करते हैं हम, हमें फाई 2 की वैल्यू चाहिए यहाँ से। इन्वर्स स्टिक फंक्शंस किस दिन काम आएंगे, ये होगा अगर हम दोनों साइड का tan ले, तो फाई 2 की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स एट ऑफ कोर्स x1 y1। ठीक है, सेम तरीके से फाई 1 की वैल्यू समझ में तो आ रहा है ना कि हम यहाँ पर दोनों साइड का tan इनवर्स ले रहे हैं, जैसे कि इक्वेशन के राइट साइड में, जैसे कि मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिख दिया है। खैर उससे बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर tan इनवर्स लेने से tan का इनवर्स और tan मिलकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और लेफ्ट साइड में बचा रहेगा tan का इनवर्स ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स एट x1 y1। सेम तरीके से फाई 1 की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ f प्राइम ऑफ x एट x1 y1। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, लगभग दिख ही रहा है, थोड़ा सा बच रहा है। खैर, हमें ये तो एंगल्स वैल्यू है पता चल गया है। अब सर, अब तुम लोग पूछोगे शायद से कि सर हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है थीटा, तो हम इन दोनों एंगल्स का क्या करें? यहाँ पर थोड़ा सा जियोमेट्री काम में आने वाली है। सर एक चीज़ देखो, अगर हम यहाँ पे एक एक्स एक्सिस के पैरेलल में अगर एक लाइन ड्रॉ करें, एक्चुअली इसको डॉटेड नहीं, पूरी तरीके से बना देता है, तो डेफिनेटली ये वाला जो यहाँ, अगर इस वाले एंगल की वैल्यू फाई 2 है, तो ये सिमिलर एंगल होने वाला है, इसकी वैल्यू भी फाई 2 होने वाली है। और यहाँ पर देखो, इस वाले एंगल की वैल्यू फाई 1 है, तो इसका मतलब है इस वाले एंगल की वैल्यू इस बड़े वाले एंगल, मैंने नोट किया डिनोट किया मेरे से, आई मीन नहीं नोट के माने हमने भी बड़ा है, लेकिन मैं बस इसे ड्रॉ कर रहा हूँ बड़े तरीके से। इसकी वैल्यू होनी चाहिए फाई 1। अगर तुम्हें इस फसल में कुछ दिख रहा होगा ठीक से, तुम नोटिस कर पाओगे कि थीटा की जो वैल्यू है दैट इज़ नथिंग बट फाई 1 माइनस फाई 2। यानी यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जा रही है, कहाँ लिखूँ, इस वाले एरो को बैठा देता है अभी के लिए। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जा रही है फाई 1 माइनस फाई 2। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि हमने एज्यूम किया है कि यहाँ पर फाई 1 की वैल्यू, आई मीन हमने ग्राफ्स को ड्रॉ ऐसे कर रखा है कि जहाँ से फाई 1 की वैल्यू फाई 2 से बड़ी आ रही है। लेकिन हो भी तो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसे ग्राफ्स आए, ऐसे कर्व्स आए, और हमारा एजम्पशन फाई 1 और फाई 2 को लेकर ऐसा हो जिससे कि फाई 2 की वैल्यू फाई 1 से बड़ी हो, तो इससे ऐसा तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है कि
आई मीन डेफिनेटली मैथमेटिकली नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर हम एक फिजिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। फिजिकल एंगुलर डिस्टेंस कैसे नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इसलिए हमें यहाँ पर मॉड्यूलर साइन यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि ये मेक श्योर हो जाए कि चाहे हम बड़ा वाला एंगल को ही 5/1 एज्यूम कर रहे हैं या फिर छोटे वाले एंगल को 5/1 एज्यूम कर रहे हैं, ये इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, थीटा की वैल्यू उन दोनों के डिफरेंस का मॉडुलस जितना होना चाहिए, बस सिंपल। अब बात है कि हम थीटा के वैल्यू को डिराइव कैसे करेंगे। यहाँ डेफिनेटली हम लिख सकते हैं, हम 5/1 की जगह ये वैल्यू और 5/2 की जगह ये वैल्यू प्लग इन करके डेफिनेटली थीटा के इक्वल की वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेटर वे है हमारे पास। तो यही काम आप करते हैं। यहाँ पर देखो, इस नीचे वाले की ज़रूरत नहीं है, नीचे वाले एरो की। यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू आ रही है मॉडुलस ऑफ 5/1 माइनस 5/2। हमें 5/1 की वैल्यू पता है tan इनवर्स ऑफ f प्राइम ऑफ x एट x1 y1 माइनस 5/2 की वैल्यू पता है tan इनवर्स ऑफ g प्राइम ऑफ x एट x1 y1, और इस पूरे के ऊपर मॉड लगा रखा है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वैसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ भी नहीं है, काफ़ी सिंपल सा आइडेंटिटी यहाँ पर आ जाता है। इन सब के ऊपर मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियोस में बहुत डीपली बात की है। इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ ये पूरा वैल्यू और ये पूरा वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाए, सॉरी न्यूमरेटर में आ जाएगा, f प्राइम ऑफ x एट x1 y1 माइनस g प्राइम ऑफ x एट x1 y1 x1 y1 x1 y1, और न्यूमरेटर में 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट f प्राइम ऑफ x एट x1 y1 टाइम्स g प्राइम ऑफ x एट x1 y1, ठीक है। बिल्कुल इस सब के बाहर जस्ट मॉडल लगा रखा है, ठीक है। सिंपल सा हिसाब है, ये सिंपल डेरिवेशन था। अब कुछ बुक्स में यहाँ पर tan इनवर्स वाले को, tan इनवर्स के साइन को बेसिकली इस मॉडुलस फंक्शन के बाहर लेकर आते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पर tan इनवर्स की आउटपुट वैल्यू नेगेटिव पे आ रही है तो भी ये मॉडुलस उसे पॉजिटिव कर देगा, और अगर हम tan को बाहर लेकर आए ऐसे, अगर हम tan को बाहर लेकर आए ऐसे, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिल रही है इस एक्सप्रेशन से, मॉडुलस उसे पॉजिटिव कर देगा और फिर tan उसी की हिसाब से वैल्यू हमें देगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों सेम चीज़ें हैं। ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब मैं तुम लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, तुम्हें बताना है कि काफ़ी सिंपल सा होमवर्क है। तुम्हें इस इक्वेशन से थीटा इक्वल्स, इस इक्वेशन डिराइव करना है। एक इक्वेशन से इस चीज़ को तुम्हें प्रूव करके दिखाना है कि अगर दो कर्व्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है तो बेसिकली उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री से फिर π/2 रेडियस होता है। तो इस चीज़ को यहाँ से प्रूव करना है। काफ़ी आसान है, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करके कमेंट में जवाब बोलो, और जो भी सबसे पहले बोल पाएगा उसको हार्ट मिलेगा और पिन भी मिलेगा, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर तुम्हें इस वीडियो में समझने में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो यू कैन एज ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट दैट। अगले वीडियो में फिर मिलता है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। बाय।